हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं SN1 रिएक्शन जो कि क्लास 12 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का एक पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम वर्ड्स पहले कीवर्ड्स को पकड़ते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। सबसे पहले जानो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से हम जो है डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। एक ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो होती है न्यूक्लियोफाइल। ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास पहले से कोई एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे हैलाइड प्रेजेंट है जो कि एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। ये हटेगा और इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब एक हटा उसकी जगह दूसरा आके सब्स्टिट्यूट हो गया, तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उस पूरी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पर्टिकुलरली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसमें 2 स्टेप्स लगते हैं, 2 स्टेप में पूरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है। यहां से ये पहले हैलाइड हटेगा, ये फर्स्ट कार्बोकटायन बनेगा, पहले X माइनस अलग होगा। ठीक है। ये ऐसे कुछ अलग हो रहा है, ये ऐसे अलग हुआ तो R प्लस बना और X माइनस बना, कार्बोकटायन बना। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करेगा और RNU का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो RX है जहां पे X हट रहा है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये होता है स्टेप 1। स्टेप 1 कौन सा है, जब आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ और जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, RNU का फॉर्मेशन जब होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये होता है स्टेप 2। स्टेप 2। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, 2 स्टेप में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होना। ठीक है। ये हम अभी आगे काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कार्बोकटायन के ऊपर, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको ध्यान रखनी है वो है कि R प्लस का फॉर्मेशन होना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूनिमॉलिकुलर। इसका क्या मतलब है, ये तो आपने बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन यूनिमॉलिकुलर क्या है। यूनिमॉलिकुलर का मतलब है कि हम यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी जो कि इसकी 1 बता रहा है। यूनि मीन्स 1, तो यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी जो होगी इस रिएक्शन की वो होगी 1। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली कहना गलत है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है और कभी भी कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होती है तो उसकी हम मॉलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। मॉलिकुलैरिटी उन्हीं रिएक्शन की डिफाइन होती है जो रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है। याद दिलाऊं, जब आप ऑर्डर पढ़ रहे थे, जब आप एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकालना सीख रहे थे, रेट लॉ पढ़ रहे थे, तो आपने वहाँ पे एक मॉलिकुलैरिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 से ज़्यादा नहीं जा सकती, मैक्सिमम रेयर टाइम हम 3 देखते हैं मॉलिकुलैरिटी, है ना। तो मॉलिकुलैरिटी जो होती है वो सिर्फ एक स्टेप्स में, एक ही स्टेप की डिफाइन होती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पे मॉलिकुलैरिटी डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ये तो भैया 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे हम मॉलिकुलैरिटी क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो हम जनरली कह देते हैं कि जो इस रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, देखो एक स्टेप 1 है एक स्टेप 2 है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा इस पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। फिर से केमिकल काइनेटिक्स आया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्टेप 1। जो RDS होता है वो होता है स्टेप 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोकटायन, मतलब फर्स्ट कार्बोकटायन का बनना इज द RDS, फर्स्ट कार्बोकटायन का बनना इज द RDS ऑफ SN1 रिएक्शन। ये एक पॉइंट, अभी हम पॉइंट वाइज, इस लेक्चर को मैंने पॉइंट वाइज जो है काफी अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर रखा है, जिससे आप जब भी सारी पॉइंट्स को, SN1 रिएक्शन के पॉइंट्स को लिखना होगा तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट से भी डिस्कशन करेंगे, अभी समझ लेते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आरडीएस। अब ये जो आरडीएस होता है इसका हम रेट लिख सकते हैं, रेट लॉ से। हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की पावर 1। ये हम किससे देखते हैं? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली तो ऑर्डर निकलता है, तो यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे देखो तो ये जो आरडीएस वाला स्टेप है इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व है, कौन सा? एल्काइल हैलाइड। तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। हाँ, ये कहना कॉन्सेप्चुअली गलत है, पर हम आरडीएस के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में कह देते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है आरडीएस के बेसिस पे। ठीक है, तो आरडीएस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे रीअरेंजमेंट के बारे में बातें कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन सवाल दिखाऊंगा कि अगर आप ये फर्स्ट वर्ड को ना ध्यान दें, नजरअंदाज कर दें, तो क्वेश्चंस कैसे गलत होते हैं। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स की कंसंट्रेशन की पावर 1, तो ये इसका ऑर्डर 1 और इसी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है बिकॉज सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पूरी रिएक्शन में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो क्या इस रिएक्शन के रेट में कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब एक बार और सुनो, मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो क्या इस पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट में कोई मतलब ऐसा फर्क पड़ेगा? तो बहुत सारे लोग जो हैं हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, तो इसका आंसर ये है कि नहीं पड़ेगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम रेट यहाँ पे लिख रहे होंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रखा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की पावर 0 है, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में घटाएं या बढ़ाएं तब रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल था। अब यहाँ पे हम इसके मैकेनिज्म समझते हैं अच्छे से, जिससे हम सारे पॉइंट्स को, जैसे एक बार रुको पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लिया जाए। इसको मिटा लेते हैं, मिटा लिया। आओ, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि ये एक यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, देख चुके हैं पहला पॉइंट? जी हाँ। सेकंड, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही आरडीएस होगा। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। मतलब आरडीएस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका ऑर्डर 1 है। एक सेकेंड, इसको लिख दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरे पॉइंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट लिख लो तुम, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट डिस्कशन किए। अब जो चौथा पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट आता है वो है पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट का होना। अब इसका क्या मतलब है भैया? तो देखो, पोलर मतलब वर्ड पे जाते हैं, पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो ना होना, डाइपोल मोमेंट जीरो ना होना इज द पोलर। प्रोटिक मीन्स की प्रोटॉन कहां से आया? अगर हमारा सॉल्वेंट सोल्यूशन में H+ आयन दे रहा है तो क्या है? पोलर प्रोटिक। मतलब अगर कोई सॉल्वेंट है जो कि पोलर है, ठीक है, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उसका, और वो H+ रिलीज कर रहा है तो क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका क्या महत्व है वो अभी आगे डिस्कशन, जब मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सॉल्वेंट का जो मतलब इस रिएक्शन में महत्व है बहुत ज्यादा है। तो मैकेनिज्म देखते हैं फिर समझाते हैं कि इसका काम क्या है। अभी सुनो, मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मैंने कोई एक R1 R2 और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया। कौन सा हैलाइड लिया? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा,
यहां से X हट जाएगा। अब एक सेकंड रुको, एक सेकंड ना, इसको मैं इधर लिखूंगा तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं यहां से लिखता हूं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैकेनिज्म में ये डिस्कशन चल रहा है। एग्जाम्पल, मैकेनिज्म में एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो सब समझ आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो, सब समझ आएगा। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, देखो होने क्या वाला है कि हम कोई एक एल्काइल हैलाइड लेंगे। मैंने ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया। 3 डिग्री मीन्स कि एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो वो 3 डिग्री हो गया। और ये यहाँ पे एक हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब देखो होगा क्या, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब इसको मैंने पानी में डाल दिया। आप देखो सॉल्वेंट का महत्व समझाने वाला हूँ अभी तुमको, मैकेनिज्म से देखना भी होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अभी क्या होगा कि ये जो हमारा पानी है H2O है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, समझना। ये एक कैसे काम करेगा, एक्ट एज डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है कि अगर हम, मतलब डाई इलेक्ट्रिक करेगा क्या, ये जो H2O है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये जो C है और यहाँ पे एक X है, इस बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में हेल्प करेगा। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब C और X का बॉन्ड क्या करना, तोड़ना, तोड़ने में हेल्प करना। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ये वीक कर देगा। कौन, पानी आपका। तो इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होना। तो ये एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने डाइलेक्ट्रिक के बारे में काफी ज्यादा, कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को वीक करना, सी और एक्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करना और बॉन्ड को तोड़ देना। ये है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी H2O की। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को वीक करेगा और इसको एक्स को तोड़ देगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, पहला इसका महत्व क्या है कि ये सी और एक्स के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा है। पहला पहला अभी सुनना, बहुत बहुत काम है इसका भी। तो ये टूटा बॉन्ड। अब देखो ये बन गया कार्बोकटायन, ये कार्बन है, इसके साथ R1 R2 R3 तीन जो है आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अब देखो ये है कार्बोकटायन, कैसे बना, जब आपका X निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां से बॉन्ड टूटा और ये X माइनस निकला और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकटायन बना। अब क्या होगा, ध्यान से, अब क्या होगा, अब दूसरा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारे ये है न्यूक्लियोफाइल भी, ये एक सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है। सेकेंड देखो, पहला तो ये सॉल्वेंट है और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट भी कर रहा है। अब देखो क्या करेगा, अब हमको पता है कि वाटर के पास ना, इसको अच्छे से दिखाओ, ये जो वाटर है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर है ये इसको यहाँ डोनेट कर देगा। यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इसको जाके डोनेट कर दिया। तो देखो बना क्या हो, R1 R2 R3 और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो क्या बन गया, मतलब ये जो लोन पेयर थे वो कहां चले गए, कार्बन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। और इसके H2 की तरफ से इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो क्या बना, R, ये तो आपका क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो हमने कर क्या दिया, यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी, क्या किया कि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आया किसके ऊपर, देखो आया है ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऐसे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो, एक ऐसे एटम के ऊपर चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबिलिटी अचीव करानी होगी, तो क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो H है यहां से निकल जाएगा, आपका जो पानी होगा तीसरी बार क्या काम करेगा, पानी प्रेजेंट है, पानी पानी पूरा पानी पानी है, तो क्या होगा, ये जो आपका H2O है इसके लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ खींच लेंगे इसको स्टेबल करने के लिए। तो ये H प्लस निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये प्लस आपने आपको बैलेंस कर लिए। तो बना क्या, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। कितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, समझ रहे हो। यहां पे पहला देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक रोल और है इसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक रोल और बचा अभी। पहला तुमने क्या लिया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब पानी,
पानी ने क्या किया, H2O ने क्या किया, इसने डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अपनी शो करी, मतलब डाइलेक्ट्रिक की तरह काम किया, इस C और X के बॉन्ड को वीक कर दिया, मतलब बॉन्ड को तोड़ दिया, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, अब आपके पास पानी है काफी सारा, H2O है, इसने अपने लोन पेयर दे दी किसको, इसको, किसको, कार्बोकेटाइन को, चले गए। अब कार्बोकेटाइन से तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है, अब आ किसके ऊपर गया, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल, क्या होगा, अब पानी ये H जो है ना, H प्लस ही चलेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपनी तरफ H प्लस ही चलिए, और ये जो है OH का फॉर्मेशन है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखो ओवरऑल हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल था हटा और दूसरी जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, न्यूक्लियोफाइल हटा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जो लग गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ गए। अब यूनिमोलिकुलर मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है किसमें, आरडीएस में। आरडीएस क्या था, ये था भैया, ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं रीअरेंजमेंट ये सब, अरे बता रहे हैं रुको, तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए, ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये X माइनस निकला, ये बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वापस क्यों नहीं जुड़ गया, ये वापस क्यों नहीं जुड़ा, जब यहाँ पे X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H2O है, ये तो जुड़ा, ठीक है चलो समझ आया, इसके पास लोन पेयर था, ये भी तो जुड़ सकता था, इसके पास भी तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो जुड़ सकता था। अब चौथा रोल, पहला रोल था यहाँ पे डायरेक्ट इसका H2O का, दूसरा रोल यहाँ आया, तीसरा रोल यहाँ पे आया, अब चौथा रोल देखो, चौथा रोल ये है कि जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो पहले तो H प्लस आयन देखो रिलीज कर रहा है कि नहीं, है देखो प्रोटिक मतलब H प्लस आयन सोल्यूशन में रिलीज करना, देखो रिलीज किया इसने H प्लस आयन, और पोलर इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अब ये इसकी बारी आती है डायपोल मोमेंट 0 होने की, देखो क्या होता है ना कि जैसे ही ये X माइनस बाहर निकलता है, क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, और पीछे से किसी ने तुमको एकदम मार दिया थप्पड़ पड़, अब तुम क्या किए, अब भाई स्कूल के बाहर मिलो, फिर स्कूल के बाहर मिलो, घेर लिए उसको बेचारे को, और फिर पीट दिए, मतलब चौराहे पे। तो हुआ क्या कि यही बंदा था जो तुमको मार के निकला था, ठीक है, अब हुआ क्या, तुमने स्कूल के बाहर घेर लिया ऐसे, कैसे, ये देखो, अब ये H2O की जो मॉलिक्यूल है इसको घेर लेंगे बाहर, देखो कैसे घेरेंगे, ऐसे, देखो ये H2O के मॉलिक्यूल इस X माइनस को, ये जो X है आपका X माइनस है, इसको घेर लिए, X माइनस को घेर लिए, क्या कर दिया, इसका सॉल्वेशन कर दिया, सॉल्वोलाइसिस हो गया इसका, क्या हो गया, सॉल्वोलाइसिस। तो अब ये चारों तरफ से घिर गया, अब ये जा नहीं सकता, वापस अटैच नहीं हो सकता इसके पास, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स ने इसे घेर लिया, इसका सॉल्वोलाइसिस कर दिया, तो अब ये X माइनस वापस जाके नहीं जुड़ सकता है। तो अब जो आपका H2O है इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लिया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसको स्टेबल बनाना था, कर दिया लोन पेयर डोनेट, ये जो है ये स्ट्रक्चर बना, अभी भी अनस्टेबल था, H प्लस रिलीज हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना, ये मैकेनिज्म है इसकी, और मैकेनिज्म से ही इस सॉल्वेंट का पूरा महत्व समझ आ रहा है। पहला इसने डाइलेक्ट्रिक की तरह काम किया, पुराना मतलब पुराने बॉन्ड तोड़े, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ब्रेकअप पैचअप की तरह, मतलब पहले टूटता है फिर बनता है, तो सेम क्या हो रहा है, पहला बॉन्ड टूट रहा है, फिर यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, तो हो कैसे रहा है, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करी, दूसरा क्या काम किया कि सॉल्वोलाइसिस करा दिया X माइनस का, तीसरा काम क्या किया, इसने H प्लस रिलीज किया, समझ रहे हो, H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे फिर OH का मतलब आपका 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये है तुम्हारा पूरा सॉल्वेंट, ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, और ये तुम्हारे सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब तुमको समझ आ गया, और काम क्या है इसका ये अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये होगा तुम्हारे 5 पॉइंट, मैंने बोला था ना पूरा पॉइंट वाइज पूरे लेक्चर को था अरेंज कर रखा है। छठा पॉइंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब, जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो हो क्या रहा है कि CX का बॉन्ड C और X के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और C और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से बॉन्ड वीक होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो क्या होता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जब भी आपका एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, पहले उतना ज्यादा स्टेबल नहीं था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, ज्यादा स्टेबल हो गया,
अब क्या हुआ, अब एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई। तो ये देखो डेल्टा एच लेस देन 0, सही लिख दिया। हाँ जी, तो ये एक एक्सोथर्मिक है, ये तो फैक्ट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये पूरी मैकेनिज्म जो है इस एग्जांपल से हमने सीखी है, ठीक है। तुमको हर एक पॉइंट क्लियर होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आरडीएस जो है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का फर्स्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना इज द आरडीएस। थर्ड पॉइंट क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसका रेट इस प्रकार से लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भैया कोई और एग्जांपल दिखाओ। तो देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे तुम्हारा एक तो H2O तुमने देख लिया, दूसरा तुम ये देख लो, ठीक है, CH3OH, ठीक है। और एग्जांपल चाहिए तो ये लो CH5OH, C2H5OH, और एग्जांपल चाहिए तो CH3COOH, ठीक है। तो देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे, आंखें एकदम गड़ा के देखोगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, 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 मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो ये जो है H+ रिलीज हो सकता है। ये सारे एसिड्स हैं, मतलब एक ऐसे सॉल्वेंट जो कि एक ऐसे, मतलब तुम कह लो कंपाउंड जो कि H+ रिलीज कर दे रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। और इनका डाइपोल मोमेंट किसी का जीरो नहीं, किसी का भी जीरो नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता इसका, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता तो क्या ये सॉल्वोलाइसिस करा पाता? क्या ये इसके H+, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये एक बेंट शेप होती है, ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है, तभी तो ये X- के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल, तभी तो जाके अट्रैक्ट होकर सॉल्वोलाइसिस कराएंगे। सेम यही होता है यहाँ पे कि H+ रिलीज करते हैं, सॉल्वोलाइसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इतना समझ आ गया होगा। तो ये एग्जांपल है कुछ तुम्हारे किसके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। तुम चाहो तो लिख सकते हो इसके नीचे इसके एग्जांपल्स, ठीक है। अब सातवां पॉइंट है रीअरेंजमेंट होना, जो कि मेरे को थोड़ा सा पहले बताना था, लेकिन कोई नहीं। रीअरेंजमेंट होता क्या है और कराते क्यों है? देखो ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ 3 डिग्री ले रखा है। क्यों 3 डिग्री लिया आपने? 3 डिग्री यहाँ पे इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री लोगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लोगे, कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री बनेगा तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से चलते हैं। यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जब भी कार्बोकैटायन बनता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हम देखते हैं क्या हम उसको और स्टेबल बना सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। ये आप अगर जेयूसी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, पढ़े होगे तो देखो हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री मतलब उससे कम होता है स्टेबल, और उसके बाद 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर कहीं बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी ये सब कहीं लग जाए तो और ज्यादा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस अगर आपका आ जाए, जैसे एलाइलिक में भी हम एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे रेजोनेंस लग जाएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री से नहीं, 3 डिग्री तब भी उससे ज्यादा होता है स्टेबल। ये सारी जो बातें भी अभी बताने वाले हैं अच्छे से समझ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से हम जो है अब चलेंगे आगे। तो अगर यहाँ पे मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेता और मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं उसको 3 डिग्री बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाता। और उसी प्रोसेस को 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना या 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। कैसे कराते हैं रीअरेंजमेंट? कई प्रकार से हो सकता है। हम मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, हम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। कई सारे प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं। तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, हम जो है जो हमारा कार्बोकैटायन है उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाए, जल्दी से हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो, आसानी से रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बोकैटायन जब बना, अब जैसे हमसे कोई सवाल पूछता है कि भाई हमको अगर बताना हो, कोई 2 कंपाउंड दिया हो हमको कि SN1 रिएक्शन इन दोनों कंपाउंड में से किस में सबसे ज्यादा तेज होगी, तो हम वहां पे ये देखेंगे कि सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे तभी मैंने लिखा फर्स्ट कार्बोकैटायन, सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बन रहा है क्या वो जो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हमारा कोई 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना और कोई 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, लेकिन हम 2 डिग्री में रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। जब आप रीअरेंजमेंट कराना सीख लोगे तो आप 2 डिग्री का 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हो। लेकिन अब पहली बार में ही जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना उसकी SN1 सबसे फास्ट होगी। आप रीअरेंजमेंट कराने के बाद अगर उसको 3 डिग्री बना रहे हो तो उसकी उतनी ज्यादा फास्ट नहीं होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जो पहली बार में ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, उससे ज्यादा फास्ट जो है SN1 नहीं होगी। तो SN1 फास्ट किसकी होगी? जो सबसे पहली बार में ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना दे। एग्जांपल से भी समझेंगे हम, बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट क्या है। रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं? टू अचीव दी स्टेबिलिटी। कैसे कराएंगे? वो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन होता है, और ये बहुत बड़ा लेक्चर चाहिए इसके लिए, मतलब ऐसा एक अलग से वीडियो चाहिए आप पूरा रीअरेंजमेंट सिखाने के लिए। लेकिन यहाँ एक एक एग्जांपल ले लेके हम जो है रीअरेंजमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, तो रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट करा रहे हैं इसलिए टू अचीव
स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अचीव कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। अब रीअरेंजमेंट कराते कैसे हैं, बाय शिफ्टिंग एटम्स। अब वो चाहे आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब हाइड्रोजन H- की शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, तो मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है, या तो हम कर सकते हैं रिंग एक्सपेंशन, या तो हम कर सकते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो भैया, अब बताओ, देखो होता क्या है कि हमने ले लिया ये तुम्हारा एक एग्जांपल, ठीक है, ये हमने ले लिया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हो कि मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन की 2 डिग्री कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ, तो देखो नंबरिंग देते हैं। ये जो 1 है, हमने 1 किसको दिया, कार्बोकैटायन को। 2 किसको दिया, इससे जुड़े हुए कार्बन, मतलब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और उसके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम इन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। sp2 से जुड़ा हुआ, sp2 क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड खाली। sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, ये पूरा जो H प्लस है यहाँ इसको भेज देते हैं। ये जो है तुम्हारा H माइनस जो है पूरा इसको शिफ्ट करके 1 के ऊपर दे देते हैं। 2 के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको उठाते हैं और 1 को दे देते हैं। तो देखो कैसे हो रहा है, हमने क्या किया, यहां से उठाया और ये इसको दे दिया, तो यहाँ पे प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आया तो ये न्यूट्रलाइज हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले था, अब इसके ऊपर आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल होगी। आपको कैसे पता ये ज्यादा स्टेबल है, भैया हाइपर कॉन्जुगेशन जीओसी। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बन है जिसके पास 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, मतलब sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, ये sp2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 है ना, sp3 तो इसके पास कितने, 3 अल्फा एच हैं, 3 अल्फा एच। और इसके पास कितने, 3 अल्फा एच, 3 और 3 कितने, 6 अल्फा एच। ओ माय गॉड, 6 अल्फा एच। और यहां देखते हैं, यहाँ पे ये sp2 था, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ सिर्फ एक कार्बन था जो कि क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा एच थे। तो देखो 2 अल्फा एच से डायरेक्ट 6 अल्फा एच हो गए, तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई ना स्टेबिलिटी। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ, ऐसे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 2 डिग्री की। इस वजह से हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। अब अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, समझे। तो ये होता है आपका किसका, रीअरेंजमेंट का तरीका। ये तो हो गया पहला मेथड, हमने जो हाइड्राइड शिफ्टिंग कराई, ठीक है। अब देखो मिथाइल शिफ्टिंग, एक एक एग्जांपल से सब क्लियर करेंगे, ठीक है। मिथाइल शिफ्टिंग देखो, मिथाइल में क्या होता है, हमारे पास है ये CH3, ये CH3 और ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब भैया यहाँ पे ये sp2 है और sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 ये रहा, इसके पास अल्फा एच तो है नहीं, मिथाइल दोनों ग्रुप लगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मिथाइल को ही शिफ्ट करा दो, पूरा मिथाइल शिफ्ट कर दिए इसके ऊपर। तो देखो हुआ कैसा, CH3 C, यहाँ पे CH3 है नीचे लगा हुआ, और हमने यहाँ पे CH2 था, देखो CH2 था, इससे जोड़ दिया CH3, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, माइनस का मतलब प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, ये CH2 था, इसके ऊपर आगे CH3 जोड़ दिया। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया भैया हमारे। तो देखो अब देखो ये क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ये देखो 3 डिग्री, 1 डिग्री था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो, अब अल्फा एच गिने, अल्फा एच गिनते हैं, यहाँ पे 0 अल्फा एच, कितने, 0 अल्फा एच। यहां जरा गिनो, 3 3 2 कितने, 6 और 8। देखो स्टेबिलिटी कैसे चाहिए, 0 से सीधा 0 अल्फा एच से 8 अल्फा एच पे आ गए। देखो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, देखो मिथाइल शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये होता है हमारा कैसा तरीका करने का, हमारा मिथाइल शिफ्टिंग हो गई है हमारी। अब है हमारे पास रिंग एक्सपेंशन। तो देखो रिंग एक्सपेंशन में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। रिंग एक्सपेंशन हम कराते कब, रिंग एक्सपेंशन जब कराएंगे, पहले तो देखो स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा 6 रिंग मेंबर जो होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद 5, फिर इसके बाद 4,
3 जो रिंग होती है उसमें हम कभी भी हम रिंग का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। मतलब अगर ऐसा कोई रिंग है और तुमको ऐसा कार्बोकेटाइन मिल गया बन के, तो ये हम इसका कभी भी एक्सपेंशन नहीं कराएंगे। एक्सपेंशन कराते कैसे वो बाद में देखेंगे। एक्सपेंशन इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। मतलब इसके पास ये जो 3 कॉर्नर पे 3 मेंबर्स हैं हमारे पास, इस पे तीनों कार्बन है। इसके पास पी ऑर्बिटल होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे पी ऑर्बिटल में, तो ये रिच इन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं। ये जो इस पॉजिटिव चार्ज को, ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है, ये जो पी ऑर्बिटल है रिच इन इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको स्टेबलाइज करता है। तो इसे हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। इस वजह से 3 मेंबर रिंग काफी ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम इसमें कभी भी एक्सपेंशन नहीं कराते हैं। एक्सपेंशन कराते किसमें? 4 से 5 में, 5 से 6 में। एक्सपेंशन इन्हीं 3 में होता है, और 7 में भी नहीं होता। 7 के आगे हम एक्सपेंशन नहीं कराते, मतलब 6 है, 6 से 7 नहीं जाएंगे। 7 स्टेबल नहीं है। हम 7 जो होगी वो हमारी अनस्टेबल रिंग होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 6 पे लाते हैं। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास ये रही 5 मेंबर्ड रिंग, और इसके ऊपर तुम्हारा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन में। अब क्या करेंगे, हम नाम देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। 1 के जो 1 कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिड है, ये 2, ये 3। अब ये जो 2 और 3 का जो बॉन्ड है, हम डायरेक्टली इसको 1 से जोड़ देते हैं। 1 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 को तोड़ो, 2 और 3 के बीच में तोड़ो, और 1 और 3 से जोड़ दो, देखो कैसा लगेगा। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा। अब देखो था क्या, ये ऐसा था, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हमने क्या किया, इस 3 को 1 से जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि बॉन्ड लग गया यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो कितनी मेंबर्ड की रिंग बनी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अच्छे से बनाओ, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ज्यादा स्टेबल रिंग बनी, तो इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन करना। ठीक है, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन देख लो, ये हमारा 7 मेंबर्ड रिंग जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बना है। ठीक, अब देखो क्या करोगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लो 3 है, तो 2 को, इस 2 को 3 से जोड़ दो, तो देखो कैसा बनेगा। ये ऐसा है, 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 ये ऐसा है। ये जो 2 था इसको ऐसे जोड़ दो, और इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको लगा रहने दो, पॉजिटिव चार्ज लगा रहने दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनी, तो ये ऐसा बन गया। और ये ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू 7 मेंबर्ड रिंग। तो ये होता है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा रिंग एक्सपेंशन। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हम देख चुके हैं। आई होप आपको रीअरेंजमेंट के बारे में समझ आएगा, रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं, कराते क्यों हैं, इंपॉर्टेंट है टू अचीव दी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट, हम वीडियो के एकदम एंड पे आ गए, हमारा एसएन रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होने वाली है, बस कुछ पॉइंट्स अब रह गए, पॉइंट्स को डिस्कशन करना है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि SN1 रिएक्शन फास्ट किस में होगी, तो हाँ चलो यही देखो, ए ऑप्शन CH3CH3X, ठीक है, और ये है हमारा, ठीक है, और ये है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो। अब इनमें से सबसे फास्ट जो है वो रीअरेंजमेंट किस में होगा, एक सेकंड, डी ऑप्शन में ले लो। डी ऑप्शन में ये था सबसे फास्ट जो है इनमें से SN1 किस में होगी, सबसे फास्ट SN1 इन 4 ऑप्शन में से किस में होगी। तो पॉज करें और फिर आंसर टिक करेंगे। अब देखो आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां से x हटाना है, यहां से x हटाना है, यहां से x हटाना है, तो ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटा, एक सेकेंड, ये x यहां से हटा तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से x हटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से x हटा तो ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बना लो, मतलब सीधा है। देखो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बना दी कार्ब। अब इसकी स्टेबिलिटी से जाते हैं। देखो भाई, ये कौन सा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है,
यहां देखा तो हमने, ये है कौन सा कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये जो है ये भी ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये जो है यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो रेजोनेंस वाला जीत जाएगा, रेजोनेंस वाला जीत जाएगा। और यहाँ पे अच्छा देखो, इसमें और इसमें ना लगभग बराबरी का मामला होगा, तो इसको हम CH3 कर देते हैं, ठीक है, इसको CH3 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो ये वाला जो है ये कार्बोकेटाइन एक तो 3 डिग्री है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये 3 डिग्री बना और ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो सबसे पहले हम इसको ए को सबसे आगे करते हैं कि ए जो होगा उसका वो सबसे पहले SN1 देगा, उसके बाद 2 डिग्री आना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि ये पाई सिंगल और ये वेकेंट ऑर्बिटल ये तो रेजोनेंस में है और ये 2 डिग्री है, तो रेजोनेंस वाला जीत जाएगा। ये एलाइलिक, इसे हम कहेंगे एलाइलिक, मतलब एक ऐसा कार्बन, मतलब ये कार्बन के बाद हमारे पास एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कार्बन जिसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हैलाइड जुड़ा हुआ था, तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ। तो ये एलाइलिक जो होगा ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए आएगा फिर सी आएगा। अब ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो आप बोलोगे भाई यहाँ रीअरेंजमेंट करा दो, मैंने कहा ठीक है कराओ रीअरेंजमेंट। ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा सकते हो तुम, देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा ऐसा ऐसा, तो ये हाइड्रोजन मान लो निकल के यहाँ लग गया और ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक। अब देखो ये हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप देखोगे कि अभी भी पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक H खाली होगा, तो इस H से निकाल के इसको यहाँ ले आओ, तो देखो ये बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ पे लग के जो लग गया H, तो 2 बार रीअरेंजमेंट कराने के बाद यहाँ पे ये 3 डिग्री बना है और ये डायरेक्टली 3 डिग्री बना है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 डिग्री बन रहा है, हम रीअरेंजमेंट कराने के बाद भी 3 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, और ये भी 3 डिग्री है, तो हम फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि भाई ये बताओ SN1 तो फिर 3 डिग्री में बराबर होनी चाहिए, कहा क्या करेंगे। पहली बात तो इसमें कुछ लोग बोलेंगे रेजोनेंस लग रहा है, मैंने कहा ठीक है चलो इसमें रेजोनेंस लग रहा है, लो कर लो इसको। अगर मैं CH3 बना दिया, अब बताओ, चलो रीअरेंजमेंट लग रहा है, फिर इसको ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए मैंने बोला था ना एलाइलिक से ज्यादा ये जीत जाएगा, तो बी वाला आ जाएगा फिर बीच में, क्योंकि 3 डिग्री अभी भी बाजी मार लेता है इन कंपेरिजन टू एलाइलिक, ठीक है। अब क्या होगा, ये फैक्चुअल चीज है, याद रखना, ठीक। अब क्या होगा, ये जो डी वाला है अभी भी बोलोगे ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, अब इसमें कंफ्यूज हो गए। लेकिन पहली बार में जो कार्बोकेटाइन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS। फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो बना था वो 1 डिग्री था, तो आखिरी में आपका ऑप्शन ही यही है कि आपको डी को आखिरी में रखना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर आप पहले वाले जो मैंने पहले सवाल दिया था यहाँ पे एस था ना, अगर आपको उसको करते तो आपका ऑप्शन आता सी और फिर बी, तो ये सही था आपका, ठीक है। अभी मैंने ये चेंज कर दिया, तो अब मेरा जो आंसर होगा वो होगा बी और ये सी, समझे। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी ऐसे, तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और लास्ट कुछ पॉइंट्स जो है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ही पॉइंट बचे हमारे पास, अब हो गया। हमने क्या देखा, रीअरेंजमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रेट देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS, यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लो, नो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसमें बॉन्ड बन भी रहा होता है और टूट भी रहा होता है, मतलब दोनों काम, टूटना और बनना साथ में चल रहा होता है, समझ रहे हो, बॉन्ड बन भी रहा हो और टूट भी रहा हो, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट करें। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी स्टेट नहीं बनी, हमारा पहले एक्स निकला आराम से, फिर आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया। हम SN2 में देखेंगे बॉन्ड बन भी रहा होगा और टूट भी रहा होगा, वो आगे की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, ये चीज हम देख चुके हैं, रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो ये है सारे पॉइंट जो हम कवर कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी जो होगी ऑफ कार्बोकेटाइन वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ आपका एल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, 1 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, SN1 डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा देखो SN1 ना 1 डिग्री में भी होता है, 2 डिग्री में भी होता है, और सॉरी 3 डिग्री में भी होता है, 2 डिग्री में भी होता है, 1 डिग्री में भी होता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, 1 में भी होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर की बारे में बात करो तो जो भी हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन, SN2 आगे पढ़ेंगे, तो ये जो दोनों रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है। पर लो टेम्परेचर पे कभी भी 1 डिग्री पॉसिबल नहीं है, हमको इसके लिए एक्सटर्नल चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर हमको SN1 रिएक्शन करानी है, अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री है, उस पर हमको SN1 रिएक्शन करानी है, तो हमको काफी सारी जो है एक्सटर्नल जो है कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। टेम्परेचर काफी ज्यादा जो है हाई रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पर नहीं होगा, समझो। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। और जनरल, अगर जनरल की बात करें ना तो 1 डिग्री में नहीं होता। प्योर, अगर प्योर आपका एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, प्योर, प्योर मींस कि कोई सब्स्टिट्यूट और ये सारी चीजें नहीं लगी हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्या नाम है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा उसमें हमारी SN1 कभी भी नहीं होगी, SN2 ही होगी, और 3 डिग्री सिर्फ SN1 होगी। कब? प्योर कंडीशन में। हाँ, अब आपके पास फिर जब रेजोनेंस आता है और ये सारी चीज होती है तो वहां पे हम देखते हैं, फिर हम ये ही नहीं कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, मान लो कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें, सॉरी रेजोनेंस और ये सारी चीजें, एरोमेटिसिटी, ये सब लग रही होगी, तो वहां हम उसको कंसिडर करेंगे। मतलब बेसिक चीज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है? लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, ठीक है। तो हम हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो I माइनस, ठीक है, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। तो अगर हम ये देखें, ये फैक्चुअल बात है कि सबसे ज्यादा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन I माइनस देगा, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। क्योंकि देखो C और F सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इनके अंदर बॉन्ड जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी इस वजह से, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही नीचे आता है ग्रुप में, और कार्बन काफी ऊपर आता है, तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। उसके बाद थर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारी बातें डिस्कशन, ये जब हम मैकेनिज्म पढ़े तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस ये है कि एक हेडिंग के नीचे लिखवाना था, तो ऐसा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वही है कि जो जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए और H प्लस आयन रिलीज करे सोल्यूशन के अंदर। एग्जांपल्स लिख लेते हैं, CH3COOH ले लो, C2H5OH ले लो, ठीक है, और देख लो H2O तुम्हारा, ये देख लो, या तुम CH3OH देख लो। तो ये सारे एग्जांपल हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्वेशन में हेल्प करते हैं, किसमें? डाइलेक्ट्रिक, ऐसा देखो, ऐसा शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हो, तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, ठीक है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल और हैलाइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और हमने जो डिस्कशन किया था सॉल्वेशन में हेल्प करते हैं, सॉल्वलाइसिस कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हो गया पूरा हमारा SN1 रिएक्शन, इस पूरी वीडियो में कंप्लीट हो गया, एकदम डिटेल में हमने SN1 रिएक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद खाली आपको बस इस वीडियो को, मतलब सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, तो आपको सारे जो है पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक लास्ट रिवीजन ऐसा ले सकते हैं कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, 2 स्टेप्स, मतलब यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन क्या, RDS क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज द RDS, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, रेट जो है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है हमको। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट अगर होगा तो इफ पॉसिबल देन हम कराएंगे, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट कराएंगे हम। और 2 स्टेप रिएक्शन होती है, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है पूरा हमारा SN1 रिएक्शन, और इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हमारा बस एक लास्ट पॉइंट रह गया था SN1 रिएक्शन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, वो जस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा पूरा SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है, एल्काइल हैलाइड में आगे हमने यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे भी मीथेन ले रखा है, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमने यहाँ पे जैसा कि पढ़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप वन है फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये, तो ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, प्लेन में होगा ये। तो यहाँ पे इसके पास p ऑर्बिटल होगा, वेकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पे भी वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसके पास अगर वेकेंट p ऑर्बिटल है और यहाँ से x आपका निकल गया, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ से हमारा x निकला और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इसको घेर लिया कि नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसे घेर लिया ऐसे, तो इसका सॉल्वलाइसिस हो गया, यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल से यहाँ पे घिर गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऊपर से अटैक करे, कुछ लोग फ्रंट अटैक कहते हैं, कुछ लोग बैक अटैक कहते हैं, हम ऊपर नीचे बता रहे हैं। या तो ऊपर से अटैक करेगा या तो नीचे से अटैक करेगा। मान लो इसने ऊपर से अटैक किया, तो जब इसने ऊपर से अटैक किया तो स्ट्रक्चर कैसा बना, तो ये कुछ इस प्रकार बना। ऊपर से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर आके जुड़ गया। मान लो इसने नीचे से अटैक किया, तो जब इसने नीचे से अटैक किया तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, ये ऐसा। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बोकेटायन था, यहाँ पे नीचे से आके जुड़ गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल नीचे से आके जुड़ गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर जुड़ता है, कहाँ पे, जहां से तुम्हारा एक्स निकला था, अगर कार्बन वहीं पे, न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आके जुड़ गया, जहां से आपका एक्स निकला था, जहां से आपका हैलाइड निकला था, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वहीं आके जुड़ गया तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन। क्या होना, रिटेंशन होना, ये हो गई रिटेंशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे हैलाइड था पहले, हैलाइड हटा कार्बोकेटायन बना, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके जुड़े न्यूक्लियोफाइल, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। यहाँ पे हुआ इन्वर्जन, यहाँ हुआ रिटेंशन। अब क्या है कहने वाली बात लास्ट में, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ रिटेंशन हो रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है कि जब आपका रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो जाए, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो जाए, तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बता रहे हैं। तो देखो यार, अगर मैं ये जो हमारा कंपाउंड बना है, इसके यहाँ पे मिरर रख दूं, मैंने इसके सामने यहाँ पे मिरर रख दिया मान लो, ठीक है, मतलब साइड में रखा है मिरर, कुछ ऐसा यहाँ पे रखा है, ये रहा मिरर तुम्हारा, और इस मिरर में जो इमेज आई, इस मिरर में जो इमेज आई, ठीक है, अगर वो इससे मैच कर गई, इस मिरर में जो इमेज आई अगर वो इससे मैच कर गई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। और हम इस मिरर इमेज को क्या कहेंगे, एनेंटियोमर्स। क्या कहेंगे, एनेंटियोमर्स। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने मिरर रखा, ये दोनों कंपाउंड जो है सेम है, अगर सेम कंपाउंड की मिरर इमेज बन जाए, अगर इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनी, तो हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये ए है और ये है बी, मैंने ए को शीशे के सामने रख दिया, तो शीशे में जो इमेज आई अगर वो बी जैसी बन गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए और बी को क्या कहेंगे कि दे आर एनेंटियोमर्स। और एनेंटियोमर्स अगर इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, सेम कंपाउंड के एनेंटियोमर्स इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर। तुम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एनेंटियोमर्स of when enantiomers of same compound present in same quantity then this mixture is known as racemic mixture। मतलब कि हमारा जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, नीचे से अटैक किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। ये दोनों है तो सेम कंपाउंड, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है,
अगर मैं इस कंपाउंड के सामने यहाँ पे मिरर रख दूं और उस मिरर में जो इमेज आई अगर वो बी जैसी दिख रही है तो वो इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक, वो क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है या इन्वर्जन हो रहा है। तो जब ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं और अगर ये सेम कंपाउंड के इनेंशियोमर्स अगर इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हों तो हम उसे क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे बनता क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में बनता क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। तो जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे थे वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर होकर सोचें तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि यहाँ पे एनेंशियोमर बन रहा है, ठीक है। आप लिखेंगे स्कूल के सारे पेपर जो स्कूल के एग्जाम के होंगे, इस स्कूल में जो एग्जाम होंगे उसमें आपको लिखना है कि एनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे जो आपका हेलाइड है वो सॉल्वेशन उसका सॉल्वेशन होगा यहाँ पे प्रेजेंट है कि यहाँ पर आसपास मंडरा रहा होगा। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिपल्जन प्रोवाइड करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा रिपल्जन देगा जरूर कि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर और इसका सॉल्वेशन तो हो गया, ये जोड़ तो नहीं सकता वापस, लेकिन प्रेजेंट यहीं आसपास कहीं होगा तो ये ऊपर इसको थोड़ा रिपल्जन दे रहा होगा। तो इस वजह से रिटेंशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा कम बनता है। तो हम ये कह सकते हैं ये 50% से थोड़ा सा कम बनता है, ओह सॉरी 50% से थोड़ा सा कम बनता है। और ये जो इन्वर्जन वाला है ये 50% से ज्यादा बनता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा वो कह सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन आपको लिखना क्या है एग्जाम में कि रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। और ये मैं कह क्यों रहा हूँ कि रिटेंशन वाला थोड़ा सा कम बनता है, इन्वर्जन वाला ज्यादा, क्योंकि यार यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है, लेकिन ऊपर से अटैक करेगा तो इसको थोड़ा सा रिपल्जन होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है आपका एक्स माइनस का सॉल्वेशन हो गया तो वहाँ पे ग्रुप मतलब बल्कि लिनेस ज्यादा, रिपल्जन थोड़ा सा महसूस होगा। तो इस वजह से यहाँ पे यहाँ तो खाली एकदम, तो यहाँ पे अटैक कर सकता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे इन्वर्जन जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन आपको पेपर में क्या लिखना है, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होना और भी बहुत सारी चीजें, तो वो इस वीडियो में तो नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो वैसे भी बन गई है, ठीक है। तो वो जब SN1 रिएक्शन डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहाँ देख लेंगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, उसमें कम समझाने का रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझानी थी, ठीक है। तो वो उस वीडियो में देख लेंगे। तो ये है पूरा आपका SN1 रिएक्शन। आप इतना भी पेपर में लिख देंगे SN1 रिएक्शन जो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, यूनिमोलिकुलर है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्काइल हैलाइड के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मॉलिकुलरिटी 1 होता है, ठीक है। RDS जो होता है जहाँ पे फर्स्ट कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन होता है, ठीक है। 2 स्टेप की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।